नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इन 5 इकाइयों के, वो सभी आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहली इकाई है भारतीय शैक्षिक प्रणाली की संरचना एवं प्रक्रियाएं। पहला प्रश्न है, विद्यालय संस्कृति की 3 विशेषताएं लिखिए। अनुभव का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, लिखित नियम। कक्षा संस्कृति की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। कक्ष का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार। अनुशासन कितने प्रकार का होता है? प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन और व्यावसायिक अनुशासन। ये 5 प्रकार का हो गया यहाँ पर। कक्षा संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। शिक्षक की योग्यता, शिक्षण विधियां, शिक्षक का कर्तव्य बोध, विद्यालय की संस्कृति। शालेय संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखिए। शालेय संस्कृति एक व्यापक अवधारणा के रूप में शाला का परंपरा का समावेश, अनुभव का आदान प्रदान, विविध विश्वासों का समावेश। शालेय संस्कृति की 2 प्रकार, औपचारिक शालेय संस्कृति, विशेष विद्यालय संस्कृति। शाला नियोजन की मुख्य विशेषताएं, आवश्यकताओं पर आधारित विशिष्टता, अधिकतम उपयोगिता का सिद्धांत, मानवीय प्रयासों को बढ़ावा, राष्ट्रीय तथा राजकीय शैक्षिक नीतियों को प्रतिबिंबित करता है और यह नमनीयता। अगला प्रश्न है, विद्यालय संकुल के उद्देश्यों को लिखिए। विद्यालय का अलगाव दूर करना और मोटे सहकारी समूहों के रूप में कार्य करने में उनकी सहायता करना, शिक्षा विभाग द्वारा अधिकार सौंपे जाने को संभव बनाना। निरीक्षण का अर्थ लिखना है। शब्दकोश के अनुसार निरीक्षण का अर्थ परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सफलतापूर्वक आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। शिक्षा क्षेत्र में किसी भी निरीक्षण से विद्यालय की शिक्षा संबंधी क्रियाओं व स्थितियों से इसी प्रकार के परीक्षण का ही आभास होता है। सरकार के ओर से नियुक्त विद्यालय निरीक्षण समय समय पर विभिन्न विद्यालयों में जाता है। विद्यालय की आंतरिक कार्यों के संगठन में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संगठन, शिक्षण कार्य, विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन, घर तथा समाज से संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था, संपादक मंडल, विद्यालय की साज सज्जा। छात्रों के वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत लिखिए। वर्गीकरण करते समय प्रत्येक बालक की योग्यता, रुचि, आवश्यकता आदि की पूर्ति जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए क्योंकि विद्यालय एक दूसरे से इन क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। वर्गीकरण करने से पूर्व बालकों के व्यक्तित्व का भली प्रकार विश्लेषण किया जाना लाभकारी होता है क्योंकि प्रत्येक बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न पाया गया है। अगली इकाई है शाला प्रभावशीलता और शालेय मानदंड। समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं, समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों के गुण तथा स्वरूप बालक के से भिन्न होते हैं, सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य संक्षिप्त लिखिए। शैक्षिक वातावरण प्रदान करना, प्रतिभाओं का विकास करना, बाधाओं को दूर करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सकारात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाना। अगर ये प्रश्न आपका लघु उत्तरी में या दीर्घ उत्तरी में पूछ ले तो ये जो 6 हेडिंग है इनको लिख करके थोड़ा थोड़ा डिटेल आप अपने आप से लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। समावेशी शिक्षा की समस्याएं कौन सी हैं? समावेशी बालकों को समझने की समस्या, औपचारिक शिक्षा की समस्या, व्यावसायिक प्रशिक्षण की समस्या। अगर समावेशी शिक्षा की समस्याएं पूछे लघु उत्तरीय में या दीर्घ में तो ये 3 अगर लिख देंगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कुछ भी तो ये 3 हेडिंग्स डाल के डिटेल थोड़ी सी बना देंगे तो नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के आधारभूत तत्व कौन से हैं? नाम लिखिए। ये हैं आपके प्रारंभकर्ता, प्राप्तकर्ता, माध्यम, संदेश और प्रभाव। विद्यालय प्रभावशीलता की कोई एक परिभाषा लिखिए जिसमें सर्वोत्तम विद्यालयी प्रशासन, प्रबंधन, संगठन एवं समन्वय के द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है शालेय प्रभावशीलता कही जाती है। संप्रेषण की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं लिखिए। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शालेय मापदंडों के
विकास के स्रोत लिखिए। मानवीय मूल्य, सामाजिक परंपरा और शिक्षण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शालेय संस्कृति एवं शालेय प्रभावशीलता में अंतर संबंध बताइए। सांस्कृतिक गुणों के विकास पर आधारित अंतर संबंध विद्यालय की प्रभावशीलता विद्यालय संस्कृति दोनों का ही प्रतिनिधित्व करता है। जैसे सांस्कृतिक गुणों के विकास का उद्देश्य, प्रत्येक प्रभावशील विद्यालय का होता है वह अपने छात्रों में सांस्कृतिक योग्यता का विकास करता है, जिससे सांस्कृतिक विभिन्नता में भी एकता के दर्शन होते हैं। शैक्षिक परिवर्तन हेतु किए गए प्रयासों के नाम लिखिए। प्रारंभिक सर्व शिक्षा सुलभीकरण, प्रतिभा खोज, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण, प्रकाशन एवं प्रसार, शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार, शिक्षक शिक्षा। शाला में समग्र नामांकन समस्याओं के नाम लिखिए। नेतृत्वता, शाला अनुभव एवं योग्यताएं, शिक्षक गण तथा कर्मचारी गण, अभिभावकों की संतुष्टि, शाला की लोकप्रियता, शाला की लोकतांत्रिक स्थिति, फीस इत्यादि। प्रतियोगिता, शाला की सामाजिक स्थिति एवं नामांकन संबंधित योजनाएं एवं नीतियां। विद्यालय प्रभावशीलता के सिद्धांत लिखने हैं। अधिगम गतिविधियों के प्रशासन का सिद्धांत, नियमों के प्रशासन संबंधी नीतियों का सिद्धांत, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के प्रशासन का सिद्धांत, सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रशासन संबंधी सिद्धांत। विशिष्ट बालक की परिभाषा लिखनी है। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है, जबकि लक्षण को सामान्य रूप से देखने से प्रत्यय की सीमा इतनी अधिक होती है कि उसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान प्राप्त करता है और इससे उसकी व्यवहार की अनुक्रियाएं और क्रियाएं प्रभावित होती हैं। समावेशी कक्षा के अंतर्गत आने वाली अच्छी कक्षा पद्धतियाँ कौन सी हैं? सहभागी शिक्षण अथवा जन शिक्षण, संपूर्ण कक्षा शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, सहभागिता अधिगम, बहु स्तरीय अनुदेशन, समूह के बीच प्रतियोगिता। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की कोई दो उद्देश्य लिखिए। बालक के मानसिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य। अगली है शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन। एक विद्यालय नेता के प्रमुख उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं? प्रमुख दायित्व योजना बनाना, व्यवस्था बनाना, पर्यवेक्षण करना। शैक्षणिक नेतृत्व के अंतर्गत अध्यापक के कौन कौन से कार्य आते हैं लिखिए। कार्य है इसकी अधिगम प्रक्रिया में सुधार, सहायता और सलाह देना, सहयोगात्मक अधिगम, उचित मार्गदर्शन करना। दल नेतृत्व के उद्देश्य लिखिए। सामाजिक गुणों का विकास, आत्मविश्वास की भावना का विकास, क्षमताओं का सर्वोत्तम लाभ, निरीक्षण की क्षमता का विकास। स्कूल शिक्षा विभाग के 4 दायित्व लिखिए। सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, साक्षरता की व्यवस्था, निरक्षरों को साक्षर बनाना, 15 से 35 वर्ष तक के निःशक्त बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृत शिक्षा का सुधार तथा आधुनिकीकरण। मदरसा बोर्ड के 2 कार्य लिखिए। प्रश्न आ सकता है। मदरसा बोर्ड को निर्देशित करना और उसका पर्यवेक्षण करना। निहित रीति से मदरसों की प्रबंध समितियों की नियुक्ति करना। प्रशासनिक रूप में प्रधानाध्यापक कैसा होना चाहिए लिखिए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से यह उम्मीद की जाती है कि वह शैक्षिक दृष्टा हो, शैक्षणिक तथा पाठ्यचर्या के नेतृत्व करता हो, मूल्यांकन विशेषज्ञ हो, अनुशासन प्रिय हो, सुविज्ञ हो, एक अच्छे प्रबंधक हो, नीति आदेश और पहल शक्ति के संरक्षक हों। प्रधानाध्यापक को एक ही दिन में कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। प्रधानाध्यापक के 2 कार्य लिखना है। एक समावेशी कक्षा का निर्माण करना, जिसमें सभी को समान अवसर चुनौतियों का सामना करना हो, कार्य करने और परिणाम तक पहुंचने के अवसर समानता पर उपलब्ध हों। ऐसी कक्षा में विद्यार्थी समस्याओं के हल ढूंढते हैं। शैक्षिक स्तर की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए शिक्षकों के प्रयास, प्रक्रिया और निर्देशन को पक्षपाती न होकर उद्देश्यपरक और नीति मूल्यों की स्थापना पर आधारित होने चाहिए। परिवर्तन के लिए नेतृत्व करने वाले नेता कौन कौन से गुण होने चाहिए? जोखिम उठाना, समूह के प्रति उदारता, विश्वास, मूल्यांकन को महत्व देने वाला, सतत अध्ययन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होने वाला, भविष्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध। विद्यालय में प्रशासनिक नेतृत्व का एक उद्देश्य लिखिए। शिक्षक की भूमिका को प्रभावशाली बनाना। दल में कार्य करने के लिए कौन सी प्रमुख योग्यता होनी चाहिए? योग्यता, समायोजन क्षमता और सहभागिता की क्षमता। दल तैयार करने में कौन कौन सी सावधानी होनी चाहिए? 4 बताइए। छात्रों की रुचि पर ध्यान देना, छात्रों की योग्यता पर ध्यान देना और कार्य की प्रकृति का ध्यान, उद्देश्यों का ध्यान, स्वतंत्रता के आधार पर दल निर्माण आदि।
दल तैयार करने के सोपान लिखिए। उद्देश्यों का निर्धारण, योजना बनाना, संसाधनों की उपलब्धता, गतिविधियों का निर्धारण, दल के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण, दल नेतृत्व का निर्धारण। हेडिंग्स आप डालते जाइएगा। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। अर्थ, प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्टर का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है कार्य करना, व्यवस्था करना। फलतः यह शब्द जनता के कार्यों को करने एवं देखभाल से जुड़ा है। परिभाषा देखिए इसकी। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा आ जाए तो लिख दीजिएगा। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार शिक्षा प्रशासन वस्तु के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है। बालिका शिक्षा की हेतु अपना सुझाव देना है। शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है। बालिकाओं की शिक्षा हेतु अपने सुझाव दीजिए। बालिकाओं की शिक्षा हेतु सुझाव निम्न है। बालिका विद्यालय की स्थापना करना, रूढ़िवादिता की समस्या को खत्म करना, बालिका शिक्षा हेतु बालिका सहायता कोष देना और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बालिका विद्यालय की स्थापना करना। प्रशासनिक नेतृत्व के 2 सिद्धांत, एक नीति निर्धारण सिद्धांत, उपयोगी प्रक्रिया का सिद्धांत, नीतियों के क्रियान्वयन का सिद्धांत, नेतृत्व संबंधी गुणों का सिद्धांत। अगर ये सारे प्रश्न जो भी है यहाँ पर हैं, अगर ये लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिए जाए तो इनकी हेडिंग्स बना के इन्हीं को आप लिख देंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। दल नेतृत्व के लिए प्रमुख योग्यताएं लिखिए। दल नेतृत्व की योग्यताएं हैं आत्मविश्वास की भावना, दल के प्रति निष्ठा, सामाजिक गुण, सार्वजनिक हित की भावना, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। चलते हैं अगली इकाई की तरफ। अगली है इकाई 4, शिक्षा में बदलाव और सुगमता। जिला प्राथमिक कार्यक्रम के 2 कार्य लिखिए। कार्य है 6 से 11 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शाला में लाना, शिक्षकों को शिक्षण प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान के 2 लक्ष्य हैं। स्कूल के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी, सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक विषमताओं को दूर करना। बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? लड़कियों की शिक्षा का परिवार में सबसे निम्न और प्राथमिकता। निर्णय में सामान्यतः महिलाओं की भागीदारी नहीं होती। गरीबी अर्थात यदि पालक 2 में से एक ही बच्चे को पढ़ाई कराने में सक्षम हो तो लड़के की पढ़ाई को ही चुनते हैं। बालिका शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, साइकिल वितरण और सामान्य निर्धन छात्रवृत्ति योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कहाँ खोले गए हैं? चयनित विकास खंडों में जहां महिला एवं पुरुष साक्षरता दर का अंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक एवं महिला साक्षरता दर ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर के राष्ट्रीय औसत से कम हो, वहां कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास खोले जाते हैं। ओपन स्कूल बालिकाओं को क्या प्रक्रिया प्रदान करते हैं? ओपन स्कूल के माध्यम से 21 वर्ष की आयु की महिलाएं 10वीं और 12वीं की परीक्षा 25% तक की छूट उनको फीस में मिल जाती है। शिक्षक समाख्या के 2 लक्ष्य लिखिए। अध्यापक द्वारा छात्रों की सहायता से चार्ट, चित्र आदि का निर्माण कर विद्यालय में लगाना। लोक गीतों, लोक नृत्य, लोक परंपराओं के द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन देना। शैक्षिक भ्रमण को समझाइए। छात्रों के विकास के साथ साथ उन्हें मनोरंजन के द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए विद्यालय को शैक्षिक भ्रमण का आयोजन भी करना चाहिए। भ्रमण के दौरान उसे प्रत्यक्ष देखने और अनुभव करने के अनुभव प्राप्त होते हैं, तब वे समस्त ज्ञान अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं। शैक्षिक यात्राएं विद्यार्थियों को विद्यालय से बाहर का वास्तविक ज्ञान और अवलोकन का अवसर प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय की समस्याएं कौन कौन सी हैं? निरक्षरता, निर्धनता, स्वास्थ्य की समस्या। बालिकाओं को शाला न जाने के क्या कारण हैं? आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, शैक्षणिक कारण, अन्य कारण, बीमारी, विकलांगता। चलते हैं अंतिम यूनिट की तरफ। इकाई 5, शिक्षक विकास की समझ। अध्यापकों का प्रशिक्षण कितने प्रकार का होना चाहिए? प्रथम, उनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा है इनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। द्वितीय, उनके लिए जो स्नातक हैं इनका प्रशिक्षण काल इस वर्ष 1 वर्ष रहे, परंतु कुछ समय के बाद 2 वर्ष का कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यवसायिक कुशलता वृद्धि, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व का विकास। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? 1948 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक शिक्षा की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाए। केंद्रीय बोर्ड के सुझाव को
स्वीकार करके भारत सरकार ने 23 सितंबर 1955 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षक आयोग की नियुक्ति की थी। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में संचालन करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं, नाम लिखिए। केंद्र सरकार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT न्यू दिल्ली विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में संचालन करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की स्रोत संस्था है। भारत सरकार इस संस्था के अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली, नवोदय विद्यालय समिति नई दिल्ली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की सहायता से विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वाह करती है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 2 प्रमुख कार्य लिखिए। इसमें 2 कार्य हैं। किसी भी शिक्षा संबंधी प्रश्न पर जो केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, परामर्श देना। भारत सरकार के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं परामर्शों को एकत्रित करना और उनकी जांच करना, अपनी सिफारिशों के साथ भारत सरकार तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2 कार्य लिखिए। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने एवं शिक्षण स्तर को उच्च बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह देना। भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में समन्वय रखने तथा विद्यालय शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कोई 2 कार्य लिखिए। NCERT के 2 कार्य निम्न हैं। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना, विद्यालय शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्याख्या करना, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन NIEPA के कार्य लिखिए। शिक्षा नियोजकों तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण, अनुसंधान नवाचारों का प्रसार, परामर्शदात्री सेवा, प्रकाशन कार्यक्रम और सहयोग। शिक्षा आयोग 1964-1966 ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करने और समुन्नत बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए। शिक्षक शिक्षा की पृथकता का अंत, व्यावसायिक शिक्षा में सुधार, प्रशिक्षण काल, प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा के शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी। शिक्षा आयोग 1964-66 के विचार एवं सुझाव संक्षेप में लिखिए। आयोग ने शिक्षा में जिन महत्वपूर्ण अंगों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं और सुझाव दिए हैं वे निम्न हैं। शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना और स्तर, शिक्षक की स्थिति, अध्यापक शिक्षा, छात्र संख्या और जनबल, शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालय शिक्षा का स्तर, विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन और निरीक्षण, उच्च शिक्षा, कृषि की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, वयस्क शिक्षा, शिक्षण विधियां, मार्ग प्रदर्शन और मूल्यांकन, व्यावसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा। अगला प्रश्न है NCERT के अनुसार अध्यापक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापकों में आधुनिक ज्ञान तथा अधिगम के सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षण की दक्षताओं का विकास करना, शिष्यों के प्रति उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के दृष्टिकोण में निर्देशन प्रदान करने के लिए उनके अंदर बोध, रुचियां, अभिवृत्तियां तथा कौशलों का विकास करना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निर्धारित उद्देश्य लिखिए। भारतीय संविधान द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय मूल्यों तथा उद्देश्यों के विकास की क्षमता में वृद्धि करना, अध्यापकों को इतना सक्षम बनाना कि वे सामाजिक परिवर्तनों तथा आधुनिकीकरण के माध्यम से एजेंट बनाने की क्षमता का विकास कर सकें। इसी के साथ ही ये सारे अति लघु उत्तरीय आपके पूरे हुए। लाइक ज़रूर करके जाइएगा। देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।